देखो, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुम लोग को बताया जा चुका होगा, या तुम लोग समझ भी चुके होगे या पढ़ भी चुके होगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशंस किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हम उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। सीबीएसई के सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं समझाया गया है या उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। आपको बस 3 चीज़ के बारे में समझाना है: वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। कि मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी कैसे वैरी करता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप जाते हैं या एक पीरियड से दूसरे पीरियड जाते हैं। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वैरी करता, अगर हम लोग मूव करते हैं वन ग्रुप टू अदर ग्रुप या वन पीरियड टू अदर पीरियड। और सिमिलर वे में एटॉमिक साइज कैसे वैरी करता फ्रॉम व्हेन वी मूविंग फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर ग्रुप और फ्रॉम वन पीरियड टू अदर पीरियड। हम क्या करते हैं, फिर से एक सिंपल सा पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए आपको हम क्या बताए थे, सिंपल से ऐसे लेंगे। देखो, बनाने के लिए एकदम साधारण सा ये ऐसे ले लेंगे। इसमें हम 4 पीरियड लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब इसमें 18 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ऐसे मान लेते हैं इसको 17 18, ठीक है ना। 18 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से हम एक लिए 1 2 3 और फिर यहाँ पे ले लिए 2, ठीक है, बन गया। फिर इधर से 6 उठाओ, 1 2 3 4 5 6 उठाए और फिर यहाँ से ये एक रफली आप समझ सकते हैं कि ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया, जिसमें पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 8 एलिमेंट है, तीसरे में 8 है, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 एंड 32, ठीक है। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी पहले होता क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय द एलिमेंट। एक एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है वो उसकी वैलेंसी है। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन क्यों करता, ताकि वो अपना ऑक्टेट को पूरा कर सके, ठीक है। तो वैलेंसी डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अगर मान लीजिए कि किसी का, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ लिखेंगे वैलेंसी। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, फिर 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8, मतलब कि आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो नोबल एलिमेंट होता है। नहीं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी एलिमेंट जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा। अब इसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। तो 7 लेगा या 1 लॉस करेगा, किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, लेने में। 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। ये भी लॉस कर जाएगा क्योंकि लेना होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, गेन करना होगा
तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, और लॉस करना है तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। ये क्या करेगा, लॉस करेगा, फिर ये लॉस गेन दोनों करता है तो इसका 4। ठीक है ना। अब 5 वाला की बात करें कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है वो लॉस करेगा, तो लॉस करना है तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, और ऑक्टेट को पूरा करना है, मतलब 8 को पूरा करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। कौन ज़्यादा आसान है, गेन करना। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए ज़्यादा इजी है। तो इसका वैलेंसी हो गया 3, मतलब -3। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। लॉस करना होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको गेन करना है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। तो इसकी हो गई 2, फिर इसकी 1 और इसका 0। अब हम लोग आते हैं पीरियोडिक टेबल पे। अगर ये पीरियोडिक टेबल लेके चलोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, 1 से लेके कहाँ तक बढ़ता है, 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप मान के चले, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि पहला पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और 2 होता है फर्स्ट पीरियड में, तो उसके छोड़ दीजिए, इसकी वैलेंसी 1 और उसका 0। अब दूसरे की बात कीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर वैलेंसी की बात कीजिएगा तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था उसकी वैलेंसी हो गया 1, इसका हुआ 2, इसका हुआ 3, इसका हुआ 4। 4 के बाद वैलेंसी कितनी है, 3 2 1 0। आप यहाँ पे देखोगे जो सबसे 18 ग्रुप सबसे राइट में, इन सब की वैलेंसी होती है 0, इसलिए नोबल एलिमेंट है। क्लियर। तो आप देखिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैसे वैरी करता है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाए तो वैलेंसी बढ़ता है फ्रॉम 1 टू कितना 4। वैलेंसी जो है वो 1 से कहाँ तक बढ़ता है, 4, और फिर डिक्रीज करता है 4 टू 0। तो पीरियोडिक टेबल में पहले वैलेंसी इंक्रीज करता है 1 2 3 4 एंड देन डिक्रीज करता है 3 2 1 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लेफ्ट से राइट अगर हम लोग मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ये समझ में आ गया। पीरियोडिक टेबल में अगर आप एक सेम ग्रुप में रहिए तो चूंकि एक सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है इसीलिए वैलेंसी भी सेम होता है सेम ग्रुप में। ठीक। लेकिन अगर पीरियड की बात करें और एक सेम पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट मूव करो तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ही करता 1 से 8 तक। वैलेंसी जो होता है पहले इंक्रीज करता 1 से 4 तक, फिर डिक्रीज करता 4 से 0 तक। तो अगर बात कीजिए 1, ये फर्स्ट ग्रुप है, इसकी वैलेंसी कितना है, सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी ये हो गया आपका 13। ये देखिएगा 1 2 और फिर यहाँ पर आता है 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे 3 से लेकर के 12 तक का ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है उन सब की वैलेंसी 2 होती है। ये सब यहाँ पर बीच वाला, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब एक एटम का साइज। सबसे पहले हम आपको एक रफली समझाते हैं एटॉमिक साइज। देखिए, हम एक ऐसा एटम लिए, ये न्यूक्लियस है और इसमें एक ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन हैं रिवॉल्व कर रहे। एक दूसरा एलिमेंट लिए जिसमें दो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 2 ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तीसरा लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप देख करके बताइए तो किसकी साइज बड़ा है और किसकी साइज छोटा है। फर्स्ट वाले का साइज छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा,
उससे शायद उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि अगर 4 ऑर्बिट लोगे तो उससे बड़ा, 5 लोगे तो उससे बड़ा, 6 लोगे तो उससे बड़ा। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मतलब बताए होंगे आपको कि ये फर्स्ट पीरियड का मतलब होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इसके पास नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है एक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितना है 2, इसके पास नंबर्स ऑफ ऑर्बिट कितने हैं 3, नंबर ऑफ ऑर्बिट 4, 5, 6, 7। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज। तो चूंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है इसलिए एटॉमिक रेडिया का मतलब क्या होता है, रेडियस। ये सेंटर यहाँ से ये रेडियस आप इसी को ना कहते हैं, तो फिर इसका रेडियस तो ये हुआ, इसका रेडियस ये हुआ, तो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है तो उसका साइज भी क्या होगा, एक स्फीयर का जो साइज होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक स्फीयर जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और एक दूसरा स्फीयर जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, किसका साइज बड़ा होगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा। तो एटॉमिक रेडिया बढ़ेगा तो इसका मतलब एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो हम लोग जब टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करता है, ठीक। बट अगर हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, मतलब कि अगर ऊपर से नीचे आए इधर, तब एटॉमिक रेडिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम इधर से इधर मूव करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज क्यों करेगा, इसके पहले रीजन होना चाहिए ना कि एटॉमिक रेडिया लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज करता है। इसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए ये तो इंक्रीज करना समझ में आ गया, अब डिक्रीज क्यों करता है वो समझिए। डिक्रीज करने के लिए बताएं आपको कि ये मान लिए कि फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में मान लिए कि 2 ऑर्बिट है, लेट्स एज्यूम हम सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि सेकेंड पीरियड में मान लिए कि फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में जो न्यूक्लियस है ये बीच, मतलब कि हम लोग 2 ऑर्बिट होता है ना, तो हम सेकेंड ऑर्बिट ही बना रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑर्बिट हम छोड़ दिए, तो सेकेंड ऑर्बिट में पहला जो फर्स्ट ग्रुप है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। थोड़ा सा और हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस लिए, फिर लिए, ऐसे कर, और आगे बढ़ते जाए ऐसे कर। इसके देखो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर फिफ्थ में, फिर सिक्स में 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्ट करता है, नेट इफेक्टिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, एक मान के चलें कि 1 इलेक्ट्रॉन, मान लिया ऐसे तो नॉर्मली में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 प्रोटॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान के चलिए कितना है 2, और यहाँ न्यूक्लियस से फोर्स लगेगा। यहाँ पे चार्जेस कितना है 3, यहाँ पे चार्जेस कितना है 4, यहाँ पे चार्जेस कितना है 5। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ेगा। चार्जेस बढ़ेगा तो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और फोर्स बढ़ेगा तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो मतलब कि ये अंदर की तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के कारण मान के चले
अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है? 2 के कारण, यहाँ पे 3 के कारण, यहाँ पे 4 के कारण, यहाँ पे 5 के कारण, और सब किधर? इनवर्ड डायरेक्शन में। इससे क्या होगा कि जहाँ पे फोर्स सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे साइज सबसे छोटा होगा, और सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पे होगा? जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो चूंकि नेट अफेक्टिव चार्ज इंक्रीज करता है, इसीलिए उसका साइज जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, नेट अफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा, तो चार्जेस बढ़ेगा तो उससे लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। और जब फोर्सेस बढ़ेगा, मान लिए कि हम हैं और तुम हैं, और हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो हम लोग के बीच की दूरी जो है वो क्या होगी? हमारे और तुम्हारे बीच का जो फोर्सेस है वो बढ़ेगा। तो फोर्सेस बढ़ेगा तो हमारे बीच का जो गैप है वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। और जब गैप कम होगा तो एटॉमिक रेडिया कम होगा। ऑटोमेटिकली अगर एटॉमिक रेडिया घट रहा है तो एटॉमिक साइज भी घटेगा। एंड दैट्स रीज़न कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज घटता है क्योंकि नेट अफेक्टिव चार्ज बढ़ता है। क्लियर? डाउट है? यहाँ पे सबसे कम फोर्स 1 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा फोर्स इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, जिसके कारण ये सिकुड़ता चला जाता है और साइज छोटा होता जाता है। क्लियर? तो इधर से मान लिए कि अगर हम एक सेम पीरियड लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी, किसकी साइज बड़ी होगी? लेट्स मान किसकी बड़ी होगी? ए का, उससे छोटा बी का, उससे छोटा सी का। क्लियर? चलिए अब आते हैं एटॉमिक साइज हो गया, डाउट है? नहीं है। फिर आते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल कौन होता है? एक अच्छा मेटल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर जाए। कोई भी एलिमेंट जितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो उतना अच्छा मेटल कहलाएगा, और जितना देर से लॉस करेगा उतना खराब मेटल कहलाएगा। ठीक? अब आपको पता है कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मतलब अब हम लोग इस पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। ठीक? तो सबसे पहले हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम ही चलते हैं। तो मान लीजिए कि ये ऐसे लेते हैं, सबसे टॉप में जो एलिमेंट है मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, फिर इसके पास 2 ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फिर एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में सबसे ऊपर में जो एलिमेंट है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पीरियड में आए 1 ही इलेक्ट्रॉन, थर्ड पीरियड में आए 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब सबका वैलेंसी 1 ही है। फिर आपसे हम क्वेश्चंस करते हैं, ये बताइए कि इस तीनों में सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा? नीचे वाला। क्यों? आप क्लास 11th में जाओगे, क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे एक कूलॉम्ब फोर्स होता है। कूलॉम्ब फोर्स जो होता है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस, कि 2 चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम लोग कूलॉम्ब फोर्स कहते हैं। तो वहाँ पे लॉ क्या है कि 2 चार्जेस के बीच का गैप को अगर तुम बढ़ाते चले जाओ तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो स्क्वायर में घटता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। मतलब कि अगर हम यहाँ डिस्टेंस देखें, यहाँ देखें और यहाँ देखें, तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम होगा। और सबसे कम फोर्स कहाँ लगेगा? जहाँ डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा।
अगर सोचिए कि यहाँ पे फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करना थोड़ा मुश्किल है। फोर्स उससे कम हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उतना इजीली लॉस किया जा सकता है। फोर्स और कम हो गया और इजीली लॉस कर सकते हो। अब सोच लीजिए कि एक बच्चा जो है अपने माँ बाप के काफ़ी क्लोज है, माँ बाप जो है बच्चे से काफ़ी प्यार करते हैं, बहुत बहुत क्लोज, तो क्या वो अपने बच्चों को लॉस कर सकता है? उसके कंपेयर में जिन बच्चों के बीच में माँ बाप में थोड़ा सा गैप है वो उतना आसानी से लॉस कर सकता है। उससे ज़्यादा गैप है, मतलब उससे कम फोर्स लगता है, उतना आसानी से लॉस करेगा। तो सेम होता है कि फोर्सेस बढ़ेगा तो लॉस करना मुश्किल है, फोर्सेस घटेगा तो लॉस करना, तो यहाँ पे फोर्सेस सबसे ज़्यादा होता है तो इसलिए लॉस करना सबसे मुश्किल है। ये लॉस करेगा, इसके कंपेयर में ये इजीली लॉस करेगा और इसके कंपेयर में ये इजीली लॉस करेगा। तो अगर हम तीनों की बात करें तो इन तीनों में सबसे फास्टली इलेक्ट्रॉन को कौन लॉस करेगा? तो सबसे अच्छा मेटल कौन हुआ? उससे अच्छा, उससे अच्छा। तो इसका मतलब अगर यहाँ से आप नीचे जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल द मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज बिकॉज देयर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो उनकी टेंडेंसी है वो बढ़ता है, वो उतना इजीली लॉस करता है। और क्यों इजीली लॉस करता है अब इसके बाद का देखोगे तो फिर जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का सेपरेशन और ज़्यादा है। सेपरेशन जितना ज़्यादा है, मान ले कि आप मेरे काफ़ी क्लोज हो तो हम आपको लॉस उतना मुश्किल से कर सकते हैं, और जो मेरे से काफ़ी दूर है इसलिए लॉस कर जाएंगे। ये क्लियर है? तो एक पीरियोडिक टेबल में अगर तुम टॉप से बॉटम आते हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि वो उतना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। लेकिन अगर आप बाई चांस बात करो कि अब आप लेफ्ट टू राइट जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओगे, छोड़िए ये न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन बताइए कि इसमें से कौन फास्टली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है? जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फास्टली लॉस करेगा एज कंपेयर टू 2 जो है वो फास्टली लॉस करेगा एज कंपेयर टू 3। मतलब जैसे जैसे इधर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो स्लो होते जा रहा है। तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। इसीलिए अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो सबसे लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ आपको मेटल मिलेंगे और सबसे राइट साइड यहाँ पे आपको नॉन मेटल मिलेंगे। लाइक आपको यहाँ पे देखिएगा तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे पहले आपको ऑक्सीजन, ये सब मिलेगा। और बीच में आप देखिएगा तो आपको देखो मेटल और सबसे इधर नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटलॉइड, या उसको आप सेमी कंडक्टर भी कह सकते हैं, कंडक्टर मेटलॉइड। तो मेटल इधर नॉन मेटल और इसके बीच में मेटलॉइड। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन आपका क्या है? मेटलॉइड है ना। सिलिकॉन के बाद आपका आता है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मतलब कि सिलिकॉन से इधर मेटल और सिलिकॉन के इधर नॉन मेटल, बीच में मेटलॉइड। क्लियर? तो पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो पहले मेटल, फिर मेटलॉइड, देन नॉन मेटल। लेकिन अब सेम टाइम यहाँ पे अगर बात करो तो आप जान रहे ना, बताए ना कि मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज करता है। तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे है कार्बन, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, जैसे थोड़ा सा नीचे आए तो उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा,
तो एक नॉन मेटल में अगर मेटेलिक कैरेक्टर आएगा तो क्या हो जाएगा, मेटलॉइड हो जाएगा। जस्ट आप सोचिए कि एक लड़की है, एज्यूम कर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा लड़के वाला कैरेक्टर आ गया, तो लड़की से वो क्या बनेगी, बीच में आएगी, मेटलॉइड। तो फिर आ गया देखिए आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन में मतलब मेटलॉइड में थोड़ा सा और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा, लेकिन फिर भी वो मेटलॉइड ही रहा, तो जर्मेनियम। फिर और उसके आगे बढ़ा, तो फिर आप देखिएगा एसएन, टीन, फिर पीबी आया ना, मतलब सबसे ऊपर नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड, फिर मेटल। एक ही ग्रुप में ऊपर में नॉन मेटल, बीच में मेटलॉइड और नीचे में मेटल, क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। एंड दैट्स रीजन कि एक ही ग्रुप में ऊपर में नॉन मेटल मिलेगा तो नीचे बीच में मेटलॉइड और फिर मेटल मिलेगा। क्लियर। उसी तरीके से आप देखना यहाँ पे कि आप नाइट्रोजन देखोगे, कार्बन के बगल में नाइट्रोजन होगा, फिर फास्फोरस होगा, फिर उसके नीचे आर्सेनिक आ जाएगा। आर्सेनिक क्या है, मेटलॉइड है। आर्सेनिक के नीचे आप और नीचे आइएगा तो मेटल भी आपको मिलेगा। तो पीरियोडिक टेबल को अगर आप समझ रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्लियर, समझ में आया। इसीलिए आप देखिएगा कि लेफ्ट पीरियोडिक टेबल का सबसे लेफ्ट साइड आपका मेटल होता है, सबसे राइट साइड नॉन मेटल, राइट साइड में भी सबसे टॉप नॉन मेटल, बॉटम मेटल, मिडिल मेटलॉइड। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग अगर मान लिए कि अब इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्या करता है, इतना ब्रॉड आपको पीरियोडिक टेबल नहीं देगा। इसमें क्या करेगा, आपको सिंपल सा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ लिखा है 1 2 13 14 15 16 17 18, ऐसी रहेगा। ठीक है, 1 2 13 14 15 16 17 18। इसकी वैलेंसी ये ग्रुप नंबर दिया, देखो ये हम जो लिखे हैं ये ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर। अब इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 3 4 3 3 2 1 0। ये जो है आपका नोबल एलिमेंट है, ठीक है ना। अब मान लो कि हम यहाँ पर लिखते A B C D E F G, क्लियर, ऐसे लिख दिए, H भी लिख देते हैं। बताइए तो इसको अगर हम लोग बोले सबसे बड़ा साइज का एलिमेंट, अगर मान लें कि अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक, तो सबसे छोटा साइज किसका है, तो सबसे अगर छोटा साइज हो तो सबसे ऊपर में आएंगे, और सबसे ऊपर में इस तरफ, है ना। अब जैसे सबसे छोटा तो एक ऑर्बिट है इन दोनों के पास, या 2 ऑर्बिट जो भी होगा। अब इन दोनों में छोटा कौन होगा, एटॉमिक रेडिया इधर जाने पर घटता है ना, तो सबसे छोटा हो गया D, D से बड़ा A। उसके बाद नीचे आइए, ये सब B C E G F, तो उसमें सबसे छोटा F, फिर G, फिर E, फिर C, फिर B, और सबसे बड़ा H। क्लियर। What is the formula when A react with G? A अगर G से रिएक्ट करेगा तो फार्मूला क्या होगा, तो आप ऐसे देखिएगा, A वैलेंसी कितना है, A का वैलेंसी 1, G की वैलेंसी 1, कट गया, फार्मूला हो गया Ag। आप एग्जाम में यही लिखेगा Ag,
व्हाट इज द फॉर्मूला व्हेन ए रिएक्ट विथ जी या बी रिएक्ट विथ जी? ये तो हो गया। बी अगर जी से रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन मतलब फॉर्मूला होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर बी की वैलेंसी 2, देखो इसकी वैलेंसी 1, इसका 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0। ये मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल है। इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1, तो फार्मूला क्या हो गया? Bg2। क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला व्हेन C रिएक्ट विथ E? C अगर E से रिएक्ट करता है तो पहले लिखेंगे यहाँ पे C की वैलेंसी 3 और E की वैलेंसी 2, तो फार्मूला क्या होगा? C2E3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ B? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ B? B का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? B का ऑक्साइड, तो B तो देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर B, ऑक्साइड तो O होता है ना। B की वैलेंसी कितना? कट गया। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, फार्मूला होगा BO। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ C? C का ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? C3O2, C2O3। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ H? H है ना, इसका क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? तो H क्लोराइड मतलब Cl। अब यहाँ पे Cl नहीं दिया हुआ, वो आपको खुद से लाना है। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है इसी के बीच में रिलेट करके आपसे फार्मूला पूछता है, तो इसमें रिलेट करके फार्मूला पूछेगा तब तो आप बैलेंसी आराम से देख करके उसके हिसाब से फार्मूला लिखोगे। नहीं तो अगर बोल दिया कि H का क्लोराइड का फार्मूला, तो H आपको यहाँ से लेना है, H वैलेंसी 2 और क्लोराइड आपको खुद से लेना है 1। फार्मूला क्या हो जाएगा? HCl। ये H वो हाइड्रोजन वाला H नहीं है। क्लियर? कुछ गया दिमाग में? अब ऐसा लिख सकते हो एग्जाम में, एटॉमिक साइज अरेंज कर सकते हो, कौन बड़ा कौन छोटा है, और फार्मूला आराम से लिख सकते हो। इसमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए मेटलॉइड, मेटलॉइड नहीं, नोबल एलिमेंट। नोबल एलिमेंट कौन है? नॉन मेटल हुज वैलेंसी 1, नॉन मेटल हुज वैलेंसी 1 जी। ये तो आपका नोबल एलिमेंट हो गया, जो 18 में आएगा ये नोबल एलिमेंट है। ये नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी कितनी है? नॉन मेटल हुज वैलेंसी 3 D। नॉन मेटल है और वैलेंसी कितनी है? मेटल हुज वैलेंसी 3 C। मेटल हुज वैलेंसी 3। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब उसके बाद आप बताइए B और C में अच्छा मेटल कौन है? B है ना। B और C में अच्छा मेटल कौन है? B। ये सब कर सकते हो, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, इस तरह से दिया रहेगा, आप क्वेश्चंस दे सकते हो, आंसर कर सकते हो ना, तो ये आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा हम बताएंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन होता है, या जो आप ब्लॉक की बात करते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट या F ब्लॉक एलिमेंट, वो किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। फिलहाल आप इतना थोड़ा सा स्टडी कर लोगे, इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो उसको कर लोगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना स्टडी करो और नोट्स रेडी कर लो।